नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लोधी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल गतिमान अकेडमी में। आज के वीडियो में दोस्तों हम जेल पहेली के प्रीवियस एग्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज मैंने 3 अक्टूबर 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सिलेक्ट किया हुआ है। इस पेपर को हम बहुत ही डिटेल्ड मेथड में तथा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप सभी को सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर क्लियर होंगे। जितने भी उसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में जो भी जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे पता है मैं सभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं सिर्फ साइंस टॉपिक ही इस पेपर का सिर्फ साइंस टॉपिक ही आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्क्रॉल करके अपन साइंस टॉपिक निकाल लेते हैं। ये है दोस्तों साइंस के 20 क्वेश्चन जेल पहेली के पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। तो दोस्तों जो कौन सी गैस होती है जो पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, चूने के पानी को? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों दूध उत्पादन करने वाली जो मादा मवेशी होती है उसके लिए कहते हैं दुधारू पशु या मिल्क एनिमल। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दूध उत्पादन करने वाली फीमेल पशु होती है उसको क्या कहते हैं? दुधारू पशु कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मवेशी पालन नहीं कहेंगे। सेकंड ऑप्शन मसौदा पशु, ये भी नहीं कहेंगे। जो फोर्थ ऑप्शन है पशुपालन, पशुपालन में सभी पशु आते हैं, मेल पशु भी आते हैं। तो इसमें जो मादा बस पूछा गया है और दुधारू पूछा गया है, दूध उत्पादन करने वाला, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त नहीं है? दोस्तों यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजन को प्राप्त करने में मदद करता है। पौधे के बीज रहित किस्मों को इस विधि से उगाया जा सकता है। यह नए पौधे के प्रवर्धन का एक तेज और सस्ता तरीका है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। दोस्तों हमारे लिए इसमें से बताना है कि वनस्पति प्रवर्धन के बारे में से कौन सी विशेषता जो है उपयुक्त नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए अननेसेसरी चीज सिलेक्ट करके बताना है। यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजन को प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी अननेसेसरी चीज यहाँ पर दी गई है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कैसे दोस्तों, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए इनके बता देता हूँ। पौधे को बीज रहित किस्मों को इस विधि से उगाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसके थ्रू बिना बीज के पौधे को उगाया जा सकता है। मीन्स की प्लांट के किसी भी पार्ट को टिश्यू कल्चर करके पौधा उगाया जा सकता है, इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती। तो ये करेक्ट पॉइंट है। जो नीचे है, यह नए पौधे के वर्धन का एक तेज और सस्ता तरीका है। तो दोस्तों ये भी बात सही है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ये बात भी सही है। हमारे लिए यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट का चूज करना था, तो वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? मीन्स कि यहाँ पर हमारे लिए ये चयन करके बताना है कि जो यहाँ पर जैसे कि मेमेलियन, इकाइनोडर्मेटा, एम्फीबिया, मोलस्का, ये जो फाइलम दिए गए हैं इनमें से किस ग्रुप में जो इसके जो जीव जंतु दिए गए हैं वो मैच नहीं करते? तो दोस्तों जो मेमेलियन, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल, ये सही है स्टेटमेंट है। काइनोडर्मेटा स्टारफिश, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन, ये भी स्टेटमेंट सही है। एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट। तो दोस्तों यहाँ पर जो एम्फीबियन है उसमें गिरगिट नहीं आता है। सैलामेंडर एम्फीबियन है, टोड भी एम्फीबियन है, बट जो गिरगिट है वह एम्फीबियन नहीं है, वह एक मेमेलियन है, मीन्स की जंतु है।
इसके नीचे जो मोलस्का है इसमें यूनियो, पाइला, ऑक्टोपस ये सभी मोलस्क हैं। इनमें एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मैं बता दूं कि जो मोलस्क होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का एनवलप पाया जाता है जो मोलस्क प्रजाति के जीव होते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना था कि कौन सा गलत जीवों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है किस ऑप्शन में। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं। ये कुछ मानदंड दिए गए हैं, वह किस स्पेशी में मांसपेशी में पाई जाती है यह हमारे लिए बताना है। जैसे कि स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के। तो दोस्तों ऑप्शन है हाथों की पेशी, अनैच्छिक पेशी, हृदयक पेशी, ऐच्छिक पेशी। तो दोस्तों जो हमारी अनैच्छिक पेशी होती है वह स्पिंडल आकार की भी होती है, बिना किसी सीमा के तथा एकल नाभिक की होती है। दोस्तों कैसे स्पिंडल शेप तो उसका होता ही अनैच्छिक पेशी का, इनवॉल्यूंटरी मसल का, तथा बिना किसी सीमा के। अनैच्छिक है मीन्स कि वो अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से कार्य करती है, हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती है, इसलिए वो बिना किसी सीमा के कार्य करती है। ये हमारा यहाँ पर फिट हो रहा है। दूसरा एकल नाभिक, तो दोस्तों अनैच्छिक पेशी में सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6th नंबर का हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा इससे निर्मित हुए आयन का सही निरूपण और उसकी संयोजकता क्या है। दोस्तों हमारे लिए इसकी संयोजकता निकाल के बताना है। किसी भी परमाणु की हमारे लिए अगर संयोजकता बतानी होती है तो दोस्तों उसका जो परमाणु भार होता है उसमें परमाणु संख्या का भाग दे देते हैं तो हमारी संयोजकता निकल आती है। दोस्तों यहाँ पर 24 में 12 का भाग देने पर 12 दूनी 24 हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है वह ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर फर्स्ट सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जो चूने का पानी होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो दोस्तों हमारा लास्ट ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं चूने का पत्थर का जो सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। इसमें वाटर ऐड करने पर हमारे लिए क्या बनाना है दोस्तों, चूने का पानी बनाना है। मीन्स की जो चूने का पत्थर है उसमें पानी में बुझा देना है, पानी में ऐड करना है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम H2O ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से CaOH होल ट्वाइस ये हमारा चूने का पानी बन जाएगा, प्लस यहाँ पर CO2 बाहर रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर रिलीज हो जाती है। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई निम्न है। इसमें से हमारे लिए जो आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है वह चूज करके बताना है। तो दोस्तों जो जीन होते हैं वह हमारी जो आनुवांशिक जेनेटिक जो फैक्टर होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो जो जीन है यह गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। दोस्तों मूलभूत यह इकाई हमसे पूछा गया है तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा 4th जीन। बाकी गुणसूत्र भी अनुवांशिक गुणों को ले जाते हैं जिसके ऊपर ही जीन स्थित होते हैं। हमारे लिए सबसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बतानी है तो दोस्तों लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो 4th नंबर का होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10th नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है, कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाता है। अब ऑडोमीटर 0 पर सेट है। 30 मिनट के बाद ऑडोमीटर का पाठ्यांक रीडिंग क्या होगा यदि कार एक समान चाल से चल रही हो। तो दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर ऑडोमीटर का जो रेटिंग है, जो पाठ्यांक है वह हमारे लिए यहाँ पर चूज करके बताना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमारी कार है वह 60 किलोमीटर पर घंटा प्रति आवर्स की स्पीड से चल रही है दिखाता है। उसकी जो स्पीडोमीटर है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिखाता है। ऑडोमीटर 0 पर सेट कर दिया है अब।
30 मिनट बाद कितना दिखाएगा? तो दोस्तों 30 मिनट बाद, जब अभी शून्य है तो 30 मिनट बाद वह 30 दिखाएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दूं कि कैसे यह आंसर 30 किलोमीटर होगा। दोस्तों जब वह 0 पर सेट किया है, दोस्तों एक्चुअली में जो वो स्पीडोमीटर है वह 60 की स्पीड दे रहा है, 60 प्रति घंटा। तो दोस्तों जब हम उनको 0 कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। जब उस पर 30 पर जाएगा तो हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाएगा। और जब दोस्तों वह 60 पर पहुंच जाएगा तभी तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाएगा। तो दोस्तों 30 पर हमारे लिए बताना है, तो हमारा ऑप्शन 30 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11th नंबर का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता है? दोस्तों आपको पता होगा सेल्यूलोज जो होता है वह मानव द्वारा नहीं पचाया जाता। ग्लूकोज ही मानव पचा लेता है, स्टार्च भी पचा लेता है, लैक्टोज, शर्करा। इतनी सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। सेल्यूलोज जो लीफ होती हैं दोस्तों, पत्तियां होती हैं पौधों की, उसके ऊपर एक सेल्यूलोज की कवरिंग पाई जाती है। उसको पशु खाते हैं, पत्तियां खाते हैं पशु, तो उसको पचा जाते हैं लेकिन मानव उसको नहीं पचा पाता। दोस्तों यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन है वह सही इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 12th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानिए। यहाँ पर हमारे लिए इन बीमारियों में से जो वायरस से नहीं होती है वह बीमारी चूज करके बताना है दोस्तों। तो जो डेंगू होता है वो एडीज मॉस्किटो, एक एडीज मॉस्किटो होती है, इसकी प्रजातियों में एक एडीज मॉस्किटो जो होता है उसके थ्रू ये हमारे लिए, सॉरी दोस्तों, हमारे लिए क्या बताना है? वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानिए। तो आंतर ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एड्स तथा डेंगू बुखार। यहाँ पर जो आंतर ज्वर मीन्स की टाइफाइड दोस्तों साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, उसके अटैक से होता है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली है। बाकी जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है, डेंगू भी वायरस से होता है। एक्चुअली में दोस्तों जो वो डेंगू के लिए एडिस मॉस्किटो होता है, जब वो है काटता है, उसके काटने से हमारे अंदर जो है वायरस एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे डेंगू होता है। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड, क्योंकि ये साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब एक कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम में एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? एक सॉल्यूशन लिया गया है कॉपर सल्फेट का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर देने पर क्या होता है? ये हमारे लिए ऑप्शन बताना है, यहाँ पर इसका आंसर बताना है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी सॉल्यूशन में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सॉल्यूशन दो पार्ट में डिकम्पोज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो यह भी कॉपर पॉजिटिव आयन तथा सल्फेट नेगेटिव आयन में डिकम्पोज हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई सॉल्यूशन दो पार्ट में डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वह नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं तथा जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर एक सही स्टेटमेंट का चयन करके बताना है। तो दोस्तों जो यहाँ पर हम स्टेटमेंट पढ़ के देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉपर सल्फेट बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है। ये रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि कॉपर सल्फेट नेगेटिवली ही चार्ज होता है तो ऋणात्मक टर्मिनल पर नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन, कॉपर बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पर निक्षेपित हो जाता है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वह धनात्मक टर्मिनल पर नहीं जाएगा। थर्ड, कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि कॉपर जो है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वह नेगेटिव टर्मिनल पर ही जाएगा। फोर्थ, सल्फर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है, सल्फर ऋणात्मक होता है वह ऋणात्मक पर नहीं जाएगा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? किसी जगह पर जब हवा की चाल बढ़ जाती है तो क्या होता है? फर्स्ट, उस जगह पर तापमान बढ़ जाता है, उस जगह पर आर्द्रता कम हो जाती है, उस जगह पर दाब बढ़ जाता है। फोर्थ, उस जगह पर दाब कम हो जाता है। दोस्तों जहां पर चाल बढ़ेगी
आपने देखा होगा चाल वहीं बढ़ सकती है जहां पर प्रेशर कम होगा, मीन्स की दाब कम होगा, तभी तो दोस्तों वहां पर चाल बढ़ेगी। यहाँ पर हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वह सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों एच, आई, बी और सी में कौन से अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। मीन्स की दर्पण के सामने इन में से किसी भी लेटर को रखने पर उसका समान प्रतिबिंब बने, वह लेटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एच एवं आई जो अक्षर हैं वह हम अपना समान प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनाते हैं। तो इतना इजी गोइंग क्वेश्चन है दोस्तों, यह सभी से बन जाएगा, क्योंकि ये लेटर जो दर्पण के सामने अगर रख दिए जाएं तो उसके समान ही प्रतिबिंब बनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह ऊष्मा, कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करती है। तो दोस्तों कोई भी काली सतह या फिर काला कपड़ा भी हो तो वह जो ऊष्मा ऊर्जा होता है उसको कम मात्रा में अवशोषित करके भी अधिक मात्रा में विकिरित करता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। एसरा फैक्ट के लिए मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताऊं, यह कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और कम ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करता है। यह स्टेटमेंट अगर हमारे लिए व्हाइट या फिर सफेद सतह के लिए पूछा गया होता तब सही रहता। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकती। यहाँ पर कुछ ध्वनि की आवृत्ति दी गई है, उनमें से हमारे लिए चूज करके बताना है कि किस आवृत्ति का जो मानव कान है वह पता नहीं लगा सकता। तो दोस्तों जो मानव कान की सामान्य सुनने की क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पर 2000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज तथा 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया आपको जैसा कि जो मानव की सुनने की क्षमता होती है सामान्य वह 20,000 हर्ट्ज, सॉरी दोस्तों 2000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि होगी वो हम नहीं सुन पाते हैं, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है। लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, बारिश होने पर बिजली का चमकना, बादलों का निर्माण। यहाँ पर हमारे लिए चयन करना है कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों बादलों का निर्माण होना कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर लंबवत नीचे की ओर कार्यरत हैं तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर लंबवत ऊपर की ओर कार्यरत बल 25 न्यूटन और 10 न्यूटन बल निकाय पर नीचे की ओर कार्यरत है। अब दोस्तों ऊपर की ओर जो बल है वह 25 न्यूटन कार्यरत है तथा नीचे की ओर जो बल है वह 10 न्यूटन कार्यरत है। तो दोस्तों हमारे लिए जो परिणाम मीन्स की रिजल्टेंट फोर्स है वह निकालना है। 25 में से हम 10 माइनस कर देंगे क्योंकि 25 ऊपर की ओर जा रहे हैं तथा 10 नीचे की ओर कार्यरत है, तो 15 न्यूटन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है और आप काम पसंद करते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।